माधव विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम सुनेंगे हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजकुमार जी व्यास को। आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप एक दशक से अधिक लंबे समय तक उच्च शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन और शोध का कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपने आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश में समाचार वाचक के रूप में लंबे समय तक कार्य किया है। इसके पश्चात दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर के उपसंपादक के रूप में एनटीवी और नवज्योति टेलीविजन, भास्कर टीवी में उपसंपादक के रूप में और जयपुर दूरदर्शन से समाचार आधारित जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं उन सभी में आपकी बहुत ही महती भूमिका रही है। आपको आज हमारे बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं सर। और आपका जो प्रखर व्यक्तित्व है और बहुत ही विद्वतापूर्ण आपके जो विचार हैं उनको हम सुनेंगे। आपने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का लेखन और निर्माण भी किया है और इस कारण से आपका जो व्यक्तित्व है वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और साहित्य के अध्ययन अध्यापन से आप जुड़े हैं। निस्संदेह मूल्यों के संबंध में आपकी राय, आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर राजकुमार व्यास सर को। सर कृपया अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। बहुत शुक्रिया विदुषी जी। धन्यवाद सर, स्वागत है। मैं दो बातें कंफर्म करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सर। और हम आपको दूसरा क्या है कि और मैं हॉरिजेंटल दिखाई दे रहा हूँ या टेढ़ा तो नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर, बिल्कुल हम आपको अच्छे से देख पा रहे हैं और हम आपको सुन भी पा रहे हैं। स्वागत है सर माधव विश्वविद्यालय में मानवी की संकाय में आपका। हाँ, अब आप विदुषी जी, आप ये कहेंगी कि मुझे अपना व्याख्यान शुरू करना चाहिए और मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरा व्याख्यान तो शुरू हो चुका है। इस आभासी माध्यम के बारे में हम लोगों का नया नया अनुभव है। जब मेरी पहली सेमिनार हुई थी तो उसमें मेरा जो फोन था उसका यूं रखा हुआ था और करीब 25 मिनट तक मैं टेढ़ा दिखाई दे रहा था। मेरे सारे दोस्तों ने, साथियों ने मुझे फोन करके बताने की कोशिश की कि सर आप सोए हुए लग रहे हैं, पर क्योंकि मैं उसे सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, तो बहुत समय तक तो मेरा हिसाब किताब ही खराब रहा। फिर आखिर में क्या हुआ कि संचालन महोदय ने खुद ही ये कहा कि आप अपने माइक को थोड़ा सीधा कर लीजिए। तो आज मैं और सारी बातों से अधिक इस बात के लिए चिंतित था कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। मैं पाठक साहब की बात को आगे शुरू करता हूँ कि हमारे होने का बोध हमारा सबसे बड़ा आनंद है कि हम हैं। पर यह आनंद थोड़ी देर तक ही चलता है। जब हम ये किसी को बताते नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम हैं ये होने के साथ ही हमें किसी को बताने का मन करता है, हम किसी को बताना चाहते हैं। उसमें दो बातें होती हैं। एक तो हम उसको बताकर ये कंफर्म भी करना चाहते हैं कि हम हैं भी या नहीं। हो सकता है हम नहीं हैं, पर हमारे होने का पता कैसे चलेगा? हमारे होने का पता चलेगा जब हम ये बात किसी न किसी से कह दें। आमतौर पर ये बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात पता चले जिसका उसे विश्वास नहीं हो रहा हो, तो वो अपने साथी को कहता है कि मुझे चिकोटी काट के बताओ कि कहीं ये सपना तो नहीं है। तो हम अपने होने के बोध को किसी से पूछकर कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ है, ठीक। यहां से काम नहीं चलता है। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। तो जो हमारा ईमानदार दोस्त होगा, मैं माफी चाहता हूं पाठक साहब से कि मैं परिवार, व्यक्ति, जाति, देश, समाज, इन सब से जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते को दोस्ती का रिश्ता कहता हूं। तो हम अपने दोस्त से पूछना चाहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। जब वो हमें बता देता है तो फिर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि मुझे कैसा दिखना चाहिए।
और मैं कैसा दिखना चाहता हूं। अब जो मैं हूं और जो मैं दिखना चाहता हूं, उसके बीच का जो अंतराल है, उस सारे अंतराल को भरने की मेरी कोशिश मेरा जीवन है। हम भारतीय माइथोलॉजी की बात करें तो वहां कर्म का सिद्धांत है कि आप जो भी करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। पर इसमें मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि ये फल पूरा जीवन बीत जाने के बाद मिलता है। यदि मान लो रोज का रोज फल मिलने लग जाए तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हम जी ही नहीं पाएंगे। अभी मैंने एक गलत काम किया और शाम को ही मुझे उसका फल मिल जाएगा, तो फिर मैं बचाव नहीं कर पाऊंगा अपना। व्यक्ति क्या करता है कि समय के साथ भूलता जाता है अपने अच्छे बुरे काम, और उस आने वाले समय को जब उसके कर्मों का हिसाब होगा उसे टालता रहता है। मानव के अस्तित्व के साथ उसके ये जो बताने का आनंद है, ये अभिव्यक्ति बनती है इससे। और बहुत पुराने समय में तो जब हमारे पास लिखित माध्यम नहीं था तो हम बोलकर एक दूसरे को बात बताते थे। मेरी एक सहेली है, उस सखी को कविता सुनाना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो मेरी कविता सुनना नहीं चाहती, वो मेरी कविता पढ़ना चाहती है। एक बात और है, वह भी कविताएं लिखती है और मैं उसकी कविताएं सुनना चाहता हूं, लेकिन वो ये चाहती है कि मैं उसकी कविताएं पढूं। क्या करें? यदि हम 5000 साल पहले होते तो सिर्फ ये संभव हो पाता कि मैं लिपि का इस्तेमाल करता, कविताएं लिखकर भेज देता, या वो अपनी कविताएं लिखकर भेज देती। लेकिन आज तो हम नए जमाने में, हमारे जो नए साथी सुन रहे हैं वो कह देंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? यदि आप कविता सुनाना चाहते हैं तो वीडियो कॉल कर लीजिए, और यदि आप उनकी कविता पढ़ना चाहते हैं तो उनसे कह दीजिए टेक्स्ट मैसेज कर दे। दोनों ही स्थितियों में दोनों काम हो जाएंगे। आप अपनी कविता उन्हें सुना सकते हैं, जैसे मैं अपनी बातें आपको सुना रहा हूँ, और यदि मान लो मैं ये बातें लिख दूं फेसबुक पर तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो अब अभिव्यक्ति में भाषा की जो भूमिका है, वो भूमिका बहुत अगले चरण तक पहुंच गई है। हम आज की सेमिनार के विषय की यदि बात करते हैं तो इसमें एक बहुत शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शब्द था प्रकाशित होना। प्रकाश अंधकार की उपस्थिति का प्रमाण है। हम प्रकाशित होते हैं, और जिस कारण से हम प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे आज की दिनचर्या में उस कारण का सबसे ज्यादा हम उपेक्षा करते हैं। जयतु सूर्यम सप्तलोकेक दीपम, 7 लोकों में एक दीपक की तरह जो प्रकाशमान है वो सूर्य है। और हमारी दिनचर्या ऐसी है, मैं उन लोगों को यहाँ पर ताना नहीं मार रहा हूँ जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो भगवान सूर्य के उदित होने के बाद तक सोते रहते हैं। यदि हम अपनी अभिव्यक्ति की बात करें तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उसे बताते हैं। बताने का जो सुख है यह प्रकाशित होना है। इसीलिए तो कहते हैं कि किताब प्रकाशित हुई है। किताब प्रकाशित होती है, हम अपनी बात बताते हैं। इन सब के पीछे दृश्य की भूमिका होती है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 3 स्थितियां होती हैं जब यह संदर्भ पूरा होता है। दृश्य होता है, दृष्टि होती है और दर्शक होते हैं। हम जब अपनी प्राथमिक शिक्षा की पहली पाठशाला में गए थे तो वहां लिखने पढ़ने से ज्यादा आने जाने का सुख था। स्कूल जाना अपने आप में एक अच्छी बात थी। और हमारी स्मृति में, हमारे साहित्य में अतीत का जो अनुराग है, अतीत से जो हम बंधे हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम अपने बचपन को याद करना पसंद करते हैं। और उस बचपन में जब हम देखते हैं तो हमें
मास्टर जी लिखना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं। हमको एक लाइन में खड़े रहकर पहाड़े बुलवाए जाते थे, वो हमें आज भी याद है। लेकिन किसी भी मास्टर ने हमको ये नहीं बताया। एक बहुत राज की बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई और मैं उसका ऋणी हूँ, जीवन भर ऋणी रहूंगा, कि उसने मुझे ये बताया कि इस स्लेट पर जब हम चौक से लिखते हैं और फिर इसको मिटा देते हैं तो हमारी स्लेट गीली हो जाती है, और इस गीली हुई जो स्लेट गीली हो गई है, इसको सुखाने के लिए हमें एक मंत्र का पाठ करना पड़ता है। और वो मंत्र मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे किसी मास्टर ने नहीं बताया। वो मंत्र मुझे मेरे उस दोस्त ने बताया, और उसने कहा कि आप अपनी स्लेट को लेकर हवा में यूं हिलाते हैं और फिर वो मंत्र गाते हैं। वो मंत्र है सुख सुख पट्टी चंदन घट्टी। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपकी स्लेट जल्दी सूख जाती है। ये उस समय का विश्वास है। तो व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र की ये जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों में जो परस्परता है, उस परस्परता का नाम मित्रता है। मित्र ही आपको बहुत सारी बातें बताते हैं जो हमारी किसी भी ज्ञान परंपरा में कहीं भी सहेजी गई नहीं है। व्यक्ति का जो अनुभव है, वो अनुभव उस अपने साथी के काम आता है। विदुषी जी ने जब ये सभा शुरू की तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह आभासी माध्यम का रंगमंच है। नहीं, ये आभासी माध्यम का रंगमंच नहीं है, ये तो नुक्कड़ नाटक है। माधव विश्वविद्यालय के नुक्कड़ पर 4 अभिनेता आके खड़े हो गए हैं और वो अपने अपने मन की बात कह रहे हैं। जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो उसके पीछे वो रंग निर्देशक की मेहनत भी याद आती है। प्रकाश व्यवस्था भी चाहिए, ध्वनि संयोजन भी चाहिए, और बहुत आला दर्जे के अभिनेता भी चाहिए। मैं अपने साथियों से और सभागार में उपस्थित लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि लगातार होने वाली सेमिनार से एक बात ये हो गई है कि कई बार ऐसा लगता है कि बातों का दोहराहन हो रहा है। यदि मेरे मन से भी कोई बात ऐसी निकल जाए जो आपने मेरे माध्यम से ही कहीं सुनी हो, तो आप ये मत मानिएगा कि यहाँ सामग्री का कोई अभाव है। सामग्री का कोई अभाव नहीं। यह बात भी कहकर मैं इस बात की ताकीद कर रहा हूँ कि अपने सामाजिक जीवन में हम कैसे हैं और कैसे होना चाहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि व्यक्ति अपने परिवार और फिर समाज की तरफ बढ़ता है। तो आज के मानव के सामाजिक जीवन या हमारे आपस के संबंधों में जिस चीज का सबसे ज्यादा अभाव है, वह केंद्र के ऊपर व्यक्ति के जीने का अभाव है। यदि हमारी सारी सृष्टि का यदि एक व्यास है, तो इसके केंद्र पर जो व्यक्ति है वो अपने केंद्र के आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं। व्यक्ति जहां उपस्थित है वहीं अनुपस्थित है। और विज्ञान और तकनीक में आज हम डिजिटल एज में पहुंच गए हैं। इसमें हम फाइल को शेयर करते हैं। मान लीजिए मैं एक पत्र लिखता हूं, वो जो जिनको मैं कविता सुनाना चाहता हूं उन्हीं को मैं यदि पत्र लिखता हूं तो मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं शेयर कर दूंगा और पत्र मेरे पास ही रहेगा। पत्र का फोटो खींचकर भेज दूंगा और पत्र मेरे पास ही रहेगा। अब वो सुख नहीं है किसी को देने का। हम किसी को कोई चीज तब देते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती। और यदि मैं अपनी कोई फोटो शेयर करता हूँ तो फोटो मेरे लैपटॉप में ही रहती है। यदि मैं फोटो खींच के कोई चीज भेजता हूँ तो वो मेरी टेबल पर ही रहती है। तो जब वो टेबल पर रहती है तो वो एक अलग प्रकार की उदासी पैदा करती है, क्योंकि वो गई ही नहीं। तकनीक ने मुझे ये आभास दिया कि वो यहाँ से चली गई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वो यहाँ से कहीं नहीं गई, वो यहीं रह गई है। तो यदि हम अपने आज के समय में आज की चुनौतियों को पहचानना चाहते हैं तो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हमने एक अर्जित संपत्ति के रूप में भाषा को प्राप्त किया, उस भाषा का संरक्षण सबसे मुश्किल समय में जा रहा है। हम यदि समय की घड़ी में बैठकर यात्रा करें तो एक समय ऐसा भी था कि लिखने के लिए कागज नहीं था, ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था, ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था।
उत्कीर्ण किया जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था। यदि हम ये कहें कि सम्राट अशोक कुछ कहना चाहते हैं तो हम सम्राट अशोक के मन की बात सुन नहीं सकते, लेकिन हम हमारे आज के समय के लोकतंत्र के सम्राट के मन की बात सुन रहे हैं। सम्राट के मन की बात सुनने के लिए हमें उन शिलाखंडों तक जाना पड़ा, हमें उन जो अशोक के स्तंभ थे उन पर लिखी हुई सामग्री तक जाना पड़ा, लेकिन हम उनकी बात सुन नहीं सकते। मैं अशोक सम्राट के स्वर को मिस करता हूँ, लेकिन मैं उसके मन की भावना को भाषा के माध्यम से, लिपि के माध्यम से जानता हूँ। मैं अपने परिवार के बुजुर्गों के पुराने पत्रों को पढ़ता हूँ, और यदि हम भाषा से एक कदम आगे बढ़कर साहित्य की तरफ जाते हैं तो साहित्यकारों के पत्रों को पढ़ने का एक अपना सुख है। और कितनी बेलाग तरीके से वो एक दूसरे को पत्र लिखते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हम उन साहित्यकारों के मुकाबले बहुत ज्यादा बनावटी हो गए हैं। हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते वक्त भी इस बात को ध्यान में रखकर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब ये स्क्रीनशॉट का जो डर है, इसकी वजह से हम झूठ बोलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि हम उसको दस्तावेजीकरण नहीं करना चाहते। तो इन सारी की सारी स्थिति ने हमारे अंदर एक अलग प्रकार का यंत्र बना दिया है, और एक यंत्रीकरण के इस दौर में हम खुद भी मशीन बन गए हैं। तो मैं तो ये बात मानता हूं कि सबसे बड़ा सुख तो क्या है कि स्वयं के होने का सुख है, और ये आभास होना। इसके बाद फिर उसको व्यक्त करना, व्यक्त करने के लिए एक अच्छे दोस्त का होना बहुत आवश्यक है, जिससे आप ये कह सकें, और फिर वो आपको ये कह सके कि नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं आप वैसा नहीं लग रहे हैं। सेमिनार की पृष्ठभूमि को बनाते वक्त विदुषी जी ने 2 बातें कही। रामायण और महाभारत का उन्होंने संदर्भ दिया। मैं कैसा लग रहा हूं और मैं कैसा लगना चाहता हूं, ये रामायण में इसका एक बार जिक्र आता है। नारद मुनि के संदर्भ में ये बात कही गई है कि वो एक सुंदर स्त्री के स्वयंवर के संदर्भ में भगवान श्री से हरि का रूप मांग लेते हैं, और भगवान उन्हें हरि का रूप दे देते हैं। और हरि का मतलब वानर भी होता है, तो भगवान इतने नादान थे कि उन्होंने उन्हें वानर का रूप दे दिया। और बाद में भगवान ये कहते हैं कि हम आपको इन जो सारी माया वगैरह है इससे बचाना चाहते थे, इसलिए हमने आपको वानर का रूप दे दिया, और आप तो माया से बच गए। लेकिन नारद के मन में उस स्त्री का जो विरह था वो बच के रह जाता है, और फिर वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान को, विष्णु को शाप देते हैं, बदला लेते हैं। वो बदला लेने का अपना ही मजा है। जब हम बदला लेना नहीं चाहते हैं तो हमारा विरेचन हो जाता है। पिछले दिनों एक बहुत अच्छी फिल्म थी बदला शीर्षक से, बदलापुर। बदलापुर में व्यक्ति परेशान होता है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो किरदार होता है उसमें इतना यथार्थिक हो जाता है कि वो बदला लेना बंद कर देता है, मना कर देता है, उसके हृदय का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन 2-2.5 साल ही बीते और एक वेब सीरीज आई है, उसका शीर्षक है असुर। और असुर वेब सीरीज में कोई कैथारसिस नहीं होता है। असुर वेब सीरीज मनुष्य के जिंदगी के उन काले अध्यायों को बताती है कि हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति राक्षस है। कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। जो थोड़ा है वो इसलिए है कि उसको चांस नहीं मिला, जो ज्यादा है इसलिए कि वो अपने असुर होने का आनंद उठा रहा है। तो 2 समीकरण है कि औदात्य की एक स्तर पर जाकर व्यक्ति सबलाइम कर जाता है, वो समस्त विराट में अपना प्रतिरूप देखता है और उसे आनंद आता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि वहां कैथारसिस नहीं होता है। तो आज का जो समय है वो विरेचन की मृत्यु का समय है। आयुर्वेदाचार्य पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भीतर है वो बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, वो भीतर ही भीतर जा रहा है। जब तक विरेचन नहीं होगा तब तक इस सामाजिक जीवन के जहर से हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमारे शरीर के जो अवयव हैं उनकी अपनी जो सामर्थ्य है वो उस जहर को और ज्यादा ताकतवर बना रही है।
यदि हम उन सारे समीकरणों की बात करें जो पाठक साहब ने हमें बताए, तो हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? यदि व्यक्ति के रूप में हम बात करें तो हमने अपनी व्यक्तिगत पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, फिर जाति के पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप, और जाति के पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप तो इतना तांडव मचा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। यदि मान लीजिए सिविल सर्विस की परीक्षा में कोई व्यक्ति टॉप हो जाता है, तो पहले तो हम इस बात के लिए खुश थे कि चलो कोई व्यक्ति टॉप हुआ है, लेकिन अब हमारी वो साझा खुशी समाप्त हो गई। अब हम इस बात के लिए खुश हैं कि वो टॉपर व्यक्ति हमारी जाति का तो नहीं है। यदि हमारी जाति का है तो खुशी ज्यादा होगी, हमारे मोहल्ले का होगा तो और खुशी ज्यादा होगी, हमारे शहर का होगा तो और खुशी ज्यादा होगी। अब मैं ना इस मोड़ पर आ गया हूँ इस व्याख्यान में कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, और इसी शर्त के साथ में एक संपादक जी की टिप्पणी का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य सचिव बनने का गौरव हमारी तहसील के आईएएस अधिकारी को मिला है, और ये हमारे तहसील के लिए शान की बात है। अच्छा, ये कोई तहसील वालों के लिए इतराने का विषय है कि उनकी तहसील में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति राज्य का मुख्य सचिव बन गया? नहीं, हमको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खुशी हासिल नहीं करनी है। और फिर राज्य का मुख्य सचिव बन जाना एक बहुत साधारण सी घटना है, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में शक्ति का जो मानदंड बना रखा है वह प्रशासनिक अधिकारी होना ही है। हीरा ठाकुर की बहू कलेक्टर बन जाती है। शादी में जरूर आना में यदि व्यक्ति को बदला लेना है तो उसे भी कलेक्टर ही बनना है। बहुत पहले अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा की फिल्म थी, उसमें भी माला सिन्हा के पिताजी अपनी माला सिन्हा को कलेक्टर ही बनाते हैं। हर व्यक्ति कलेक्टर बनकर बदला लेना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति मैंने देखा नहीं, और ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी कि एक व्यक्ति परेशान था, दुखी था, बदला लेना चाहता था तो उसने कहा कि मैं मास्टर बन के बदला लूंगा। नहीं, मास्टर बन के कैसे बदला ले सकते हो आप? मास्टर बन के तो कैथारसिस होता है। मास्टर बन जाने के बाद तो बदले की भावना समाप्त हो जाती है। हमें इस स्वयं के अकिंचन होने का एहसास हो जाता है, और हमें ये पता चल जाता है कि हम एक बड़ी यात्रा के यात्री हैं, इसलिए ये बदला लेने वाली बात बहुत छोटी सी है। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जो थोड़ा समय इस सेमिनार का बचा है उसे सवाल जवाब के हिस्से में दे दिया जाए, ताकि हम नए विद्यार्थियों की और साथियों की जिज्ञासाओं का समाधान कुछ अलग तरीके से कर पाएंगे। मानव मूल्य के संदर्भ में मेरा कहना इतना सा है कि मनुष्य के रूप में, इस पृथ्वी के वासी के रूप में हमें प्रकाश की आराधना करनी है, और प्रकाश की आराधना का मतलब ये होता है कि हम स्वस्थ रहें। यदि हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी जाति को, अपने राज्य को, अपने देश को और इस पूरी दुनिया को संकट में डाल देते हैं। गांधी जी की बहुत सारी बातों में मुझे दो बातें बहुत पसंद है। उसमें से एक मैं आपको ये बताता हूं कि गांधी जी ने ये कहा कि बीमार होना पाप है, और कोई से भी पाप आप करें पर आप बीमार होने का पाप न करें, क्योंकि गांधी जी की ये मान्यता थी कि हमारी व्यक्तिगत मूर्खताओं की वजह से ही हम बीमार होते हैं। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने दूसरे अंदाज में कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इस देश को शक्तिशाली युवक मिले, ऐसे युवक मिले जिनकी नाड़ियों में रक्त की तरह की जगह इस्पात दौड़ता रहे। फुटबॉल का मैदान का उदाहरण देते हैं वो कि अच्छी तरह से फुटबॉल खेलने वाले स्वस्थ युवकों की आवश्यकता है भारत देश को। इन दोनों महापुरुषों की बातें बदलते हुए परिदृश्य में कितनी सार्थक हैं कि आज के समय में भी हम ये कह रहे हैं कि स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए। ये सारी की सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि मनुष्य का स्वस्थ रहना और मनुष्य का रहना, इस दोनों के अर्थ में आज भिन्नता नहीं रह गई है। तो मैं विदुषी जी से निवेदन करता हूं कि मेरी बात को यहीं समाप्त समझा जाए, और यदि उनके सेमिनार में इस तरह का कोई आयोजन की गुंजाइश है
तो 2-4 एक सवाल आमंत्रित कर लिए जाएं। और मेरे लिए ये गौरव का क्षण है कि मैं पाठक साहब के साथ इस मंच को नहीं, इस नुक्कड़ पे खड़ा हूँ और अपनी बात कह पा रहा हूँ। मैंने पाठक साहब से बहुत सीखा और बहुत सारे मैंने नोट्स बनाए हैं। आने वाले अवसर पर किसी और जगह पर पाठक साहब से हम फिर लंबी बात करेंगे, ऐसे मेरे मन की इच्छा है। इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ और यदि संभावना हो तो प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। सर मैं आपसे आपने जो बात कही है उसी के अनुसार मैं सभी जितने भी श्रोता हैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि हम उसको पढ़ करके, हमारे दोनों ही वक्तागण हमारे साथ में हैं अभी, आदरणीय पाठक सर और डॉक्टर राजकुमार जी दोनों ही विद्वान हैं और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न करना तो आप अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं, चैट बॉक्स में कृपया टाइप कर दीजिए। और जब तक कोई प्रश्न हमारे पास आता है, मैं प्रोफेसर रविंद्र कुरूप सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपनी बात रखें। जो आयोजन सचिव हैं हमारे वेबिनार के, अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंद्र कुरूप सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जब तक कोई प्रश्न आता है हमारे पास चैट बॉक्स में, तब तक सर आप अपनी बात रखें कृपया। रविंद्र कुरूप सर। Good afternoon to everybody. गुड आफ्टरनून सर, हम आपको सुनते हैं। Good afternoon to everybody. Today I will speak few words about the need of value education. वैल्यू एजुकेशन का आवश्यकता क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। Present education system need to inculcate human values and divine qualities in the life. Presently, this element is a missing link in our education system. The result is that even highly educated people do not know how to live a peaceful life and how to face the challenges without much mental stress and strain. It is found that the present system of education does not cultivate the qualities of tolerance, self-control, humility, service, cooperation, concern for the well-being of society, and responsibility for one's own actions. In this juncture, it is worthwhile to note that education is not merely a process of transmitting knowledge of some facts or teaching some arts and skills, but also of developing the total personality of man. Education is a tool for transmitting national heritage into the succeeding generations, and a process that facilitates the flowering of dormant potentialities. Its aim is not merely to affect the development, but also to make good human beings, to build a better society. I can give you one example. Excess knowledge and power without value makes the human being devils.
but we don't want any devils. We want good human beings. What is value? Value we can compare to a lamp. Value is like a lamp. When we put the lamp onto the mount, it shines. It shines for everybody. But when we put the same into a pit, it is as if it were not. Education must promote harmony. The purpose of education is to mold or build harmony as the basic or the primary value. So, value is a lamp. When you put up a lamp, it shines. That means we should add it. That means let us add some value in life through education and make a difference. Let us add some positive value in our daily life and make a difference and make it is useful. Life should be considered a useful one. It should make us a difference and make it as a worthwhile. So this is so that means let us have some human positive value and make life as a meaningful, worthful, useful, etc. Thank you very much. थैंक यू सर। एक प्रश्न है, मनुष्य को उसके कर्मों का फल उसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? यदि अगले जन्म में मिलना है तो मनुष्य को तो पिछला जन्म में याद ही नहीं रहता। प्रोफेसर एम बनारसी जी ने ये प्रश्न किया है। व्यास जी और पाठक सर दोनों ही हमारे साथ में हैं। आप में से जो भी समाधान करना चाहें। पाठक सर, आप कुछ बात रखेंगे अपनी? मेरा भी यही प्रश्न है और मैं भी यही चाहता हूं कि पाठक सर इसका समाधान करें। आदरणीय पाठक सर। एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर देंगे क्या? मनुष्य को उसके मनुष्य को उसके कर्म का फल उसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? यदि अगले जन्म में मिलता है तो मनुष्य को तो पिछला जन्म याद ही नहीं रहता। जी, इस संदर्भ में क्या विचार ये हाँ, मैं 3, 4, 5 सेंटेंस में इसको करना चाहता हूँ उत्तर को। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिवादी तरीके से पूछा गया प्रश्न है, जबकि यदि कर्म मीमांसा को हम लोग समझने जाते हैं तो ये पता लगता है कि मानव समाज जो भी गलती करता है उस गलती का दंड या जो भी अच्छाई करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। जैसे इस पृथ्वी में जो प्रदूषण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इसको फैलाने में हम में से शायद बहुत कम लोगों का बहुत आंशिक योगदान होगा, लेकिन हम पूरी मानव जाति जो है इसको भोग रहे हैं, यहाँ तक जीव संसार भी भोग रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि व्यक्तिवादी तरीके से भी कर्म का फल भोगना पड़ता है और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो सामूहिक गलतियां होती हैं उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि चारित्रिक और नैतिक रूप से जो पतन हुआ है मानव जाति में, उस पतन में हम में से कुछ लोगों का कोई योगदान ना हो, लेकिन उसको हम सब भोग रहे हैं। हमने उस गलती को नहीं किया है, इसके बावजूद भी भोग रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कर्म के सिद्धांत को सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। यानी जो गलती हम करें या कोई दूसरा करे, फल तो हमको भोगना ही है, ये बात हमको समझना होगी। दूसरी बात है कि प्रश्न है कि अगले जन्म में भोगना पड़ेगा या नहीं भोगना पड़ेगा। तो यदि जो लोग ऐसा मानते हैं जीवन की निरंतरता है, मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म मिलता है, तो यदि हम समझदार हैं
और यदि हम किसी दूसरे ग्रह में भी चले जाते हैं तो हम अपनी समझ के साथ ही जाते हैं। हम नासमझ हैं तो हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं तो ऐसा नहीं होता है कि शहर में बदलने से समझदारी में कोई वृद्धि होती है ना। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि आप इस शरीर में हैं, फिर दूसरे शरीर में चले गए, तो जो भी आपकी समझदारी है वो समझदारी के साथ ही जाते हैं, जो नासमझी है उसके साथ ही यात्रा होती है। जैसे मान लीजिए हम सो जाते हैं, सपने में रहते हैं, तो सपने में जो हमारी समझदारी होती है वो सपने में भी साथ रहती है, और जो नासमझी होती है वो सपने में भी साथ रहती है। और इसीलिए सपन में भी दुख होता है, सपन में भी सुख होता है। तो सामान्य रूप से हम इतना ही समझ सकते हैं कि हम जो भी गलती करते हैं, जो भी हम समझदारी को अर्जित करते हैं, वो हमारे साथ रहती है, उसी को संस्कार कहते हैं। और संस्कार के अनुसार ही हमको जीवन में सुख दुख होता है, जिसको हम कर्म का फल कह रहे हैं। यदि हम समझदार हैं तो हम सही अच्छे तरीके से जिएंगे, हम ना समझ हैं तो खराब तरीके से जिएंगे, चाहे इस जन्म में जिए चाहे अगले जन्म में। अभी इस वेबिनार में मुझे लगता है इतना उत्तर पर्याप्त है। धन्यवाद सर, आभार आपका। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय पाठक सर का। आपने न केवल जिज्ञासा का समाधान किया, आपका जो व्याख्यान रहा था वह भी बहुत ही हमने जो विषय चयन किया था, हमने सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ सीख पाएंगे आज के इस वेबिनार से। आपने मूल्य मीमांसा के बारे में बात करते हुए मूल्यों के इंद्रिय गोचर नहीं होने और सामाजिक मानव मूल्य जीवन मूल्यों के संदर्भ में जो वाङ्मय और शास्त्र उपलब्ध है उसके बारे में आपने बात रखी अपनी, और हमें लाभान्वित किया अपने वक्तव्य से, अपने उद्बोधन से। सर, आपको हम जब भी निवेदन करते हैं आप अपना अमूल्य समय हमें देते हैं। आपकी इस सहजता और स्नेह भरा जो व्यवहार है हमारे प्रति और माता विश्वविद्यालय को जो समय आप हमेशा सदैव प्रदान करते रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। साथ में मैं आभार देना चाहती हूँ, बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे राजकुमार जी व्यास सर का। आप मित्रवत हैं और आपने मेरे से जो अनुग्रह था उसे बहुत ही कम समय में स्वीकार किया। हालांकि हम कई दिनों से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हम साथ में आयोजन करें, लेकिन इस आभासी मंच पर हम ये आयोजन कर पाए और आपने हमें पूरा समय दिया, आपका आभार। आपने भी बहुत ही अच्छी बातें कही कि जो सहज हमारा जीवन है उसमें किस प्रकार से हम जो व्यवहार कर रहे हैं वहाँ मानव मूल्यों और आचरण की कहाँ आवश्यकता है और किस प्रकार से मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं। मैं दोनों वक्ताओं के साथ में समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इतना समय हमारे लिए निकाला। मैं विश्वविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का भी आभार करती हूँ कि आपने हमें आयोजन का यह अवसर प्रदान किया। एक बार सभी को धन्यवाद के साथ में पुनः किसी अन्य कार्यक्रम में आप लोगों से फिर हम जुड़ पाएंगे, इसी आशा के साथ सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार सभी को। धन्यवाद पाठक सर, धन्यवाद राजकुमार जी। सबके लिए सूचना है कि फीडबैक लिंक जो डाली गई है चैट बॉक्स में, कृपया उसे फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट समय रहते प्राप्त हो जाए।